नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्रवाई पहले 1 घंटे के लिए और फिर दोबारा शुरू होते ही पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले पीएम ने सभी सांसदों से स्वस्थ चर्चा का आह्वान किया। साथ ही कहा कि मुट्ठी भर लोग संसद को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र और संविधान की 75 साल की यात्रा पर होगी राजनीतिक दलों से चर्चा। साथ ही देश दुनिया की होंगी बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में पीएम ने लॉन्च किया यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। कहा, सहकारिता से वैश्विक सहयोग को मिल सकती है नई ऊर्जा। नई दिल्ली में 30 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। विपक्ष के अड़ियल रवैये की भेंट चढ़ा संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन। नहीं हुआ कामकाज। पीएम मोदी की नसीहत। कहा, मुट्ठी भर लोग हुड़दंग के सहारे संसद पर करना चाहते हैं नियंत्रण। हिंसाग्रस्त संभल में स्थिति सामान्य। दंगे की साजिश की परतें खोलने में जुटी पुलिस। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। एहतियातन इंटरनेट बंद। स्थानीय सांसद समेत सैकड़ों के खिलाफ मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां हटाने से इंकार। स्कूलों में जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। वायु गुणवत्ता आयोग पर छोड़ा स्कूल खोलने का फैसला। और पर्थ टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत। ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से दी मात। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत। और इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रमुख हिंदू धर्म गुरु गिरफ्तार किए गए हैं। ढाका हवाई अड्डे से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए उठाते रहे हैं आवाज। बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आ रही है। ढाका हवाई अड्डे से हिंदू संत गुरु को गिरफ्तार किया गया है। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का नेतृत्व करते हैं। एक लंबे समय से बांग्लादेश की पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। यूनुस प्रशासन की पुलिस लगातार इन पर कई तरह की टिप्पणियां कर रही थी। अज्ञात स्थान पर ले जाए गए हैं चिन्मय कृष्णदास। बांग्लादेश से एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 2 महीनों से जब से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से जिस तरह का व्यवहार वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ, यानी कि हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, उसका सिलसिला अभी भी जारी है। और उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से इस्कॉन मंदिर के संत को हवाई अड्डे से उठाया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, एक अनजान जगह पर ले जाया गया है, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। और हमारे साथी संवाददाता परमार जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या अपडेट है इस पूरी घटना पर। जी हेलो, एम आई ऑडिबल? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आज अभी रिपोर्ट जो मिला है उसके हिसाब से जो इस्कॉन पुंडरीक धाम के प्रिंसिपल और एक स्पिरिचुअल लीडर जो है बांग्लादेश में चिटगांव का पुंडरीक धाम के, उनको ढाका एयरपोर्ट से डिटेक्टिव ब्रांच जो है ढाका पुलिस का, उन्होंने अरेस्ट किया है। वैसा जानकारी जो पुंडरीक धाम का फेसबुक पेज है उससे भी मिला। और साथ में ढाका के जो एडिशनल कमिश्नर है डीबी ब्रांच के, डिटेक्टिव ब्रांच के, उन्होंने भी बताया कि उनको एक जो कंप्लेंट उनके खिलाफ हुआ था उसके बेस पे अरेस्ट किया है। और रिक्वेस्ट था, जो पुलिस फरियाद जो हुआ है वो ढाका चिटगांव में हुआ है। और 25 अक्टूबर को एक बड़ा रैली हुआ था चिटगांव में, और उस दौरान उनके ऊपर आरोप है कि ये रैली में वो एक उसके स्पोक्स पर्सन
और की ऑर्गेनाइजर थे रैली के। और उस दौरान जो भगवा फ्लैग है सनातन धर्म का जो माना जाता है, उसको बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग के ऊपर लगाया गया था, ऐसा कथित आरोप है। तो उसमें जो एफआईआर में उनके साथ साथ और 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसी एक फरियाद है। अभी जो पुलिस ने जो बताया है उसमें उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि उनको किस केस के सिलसिले में अरेस्ट किया है। वो ढाका से चिटगांव जाने वाले थे, ऐसा उनका जो सहयोगी है पुंडरीक दामके और सनातन जो संगठन है मंच, उनके जो गौरांग दास ब्रह्मचारी, उन्होंने भी बताया कि वो ढाका से चिटगांव आने वाले थे और उसी दौरान ढाका एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट किया है। जी परमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस्कॉन मंदिर को लेकर और खासकर चिन्मय कृष्णदास प्रभु को लेकर लगातार बांग्लादेश की पुलिस कई तरह के आरोप लगा रही थी और हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जितने भी पुलिस ने कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप जो है उनके खिलाफ जो यहाँ के जो रेडिकल ग्रुप है, इस्लामिस्ट रेडिकल ग्रुप, वो लोग इस्कॉन के खिलाफ आरोप ये लगाते थे कि ये बांग्लादेश में आतंकिक गतिविधि या टेररिस्ट गतिविधि के साथ सम्मिलित है। लेकिन इस्कॉन ने उनका यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्कॉन के जो लीडर थे उन्होंने क्लेरिफाई किया कि इस्कॉन कोई ऐसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं है। हालांकि ये जो चिन्मय प्रभु जो है, चिन्मय ब्रह्मचारी, चिन्मय दास जो कृष्ण ब्रह्मचारी, वो इस्कॉन से जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ समय पहले इस्कॉन के जो मंच है उन्होंने बताया कि हमारा इस्कॉन के साथ ये चिन्मय प्रभु का कोई लेना देना नहीं है, चिन्मय प्रभु अपने हिसाब से जो भी गतिविधि कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। तो उनको पुलिस में तो ये कंप्लेन हुआ था अक्टूबर में। उसके बाद उन्होंने 2 रैली किया। एक रैली अभी रिसेंटली 22 नवंबर को रंगपुर, जो नॉर्थ बांग्लादेश में पड़ता है, रंगपुर में एक बड़ा रैली हुआ जहाँ पे तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था उस रैली में। वो मोस्टली उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग थे क्योंकि वो सनातन जागरण मंच का रैली था। तो वो काफी कुछ दिनों से पिछले 2 महीनों से जो जिस हिंदुओं की आवाज जो उठा रहे तो उसकी वजह से वो माइनॉरिटीज यहाँ का जो है उसमें काफी पॉपुलर भी हुए हैं और मीडिया सेंसेशन भी उनकी वजह से यहाँ पे माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में बना हुआ है। क्या अभी तक पुलिस ने किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि की है कि उन्हें गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया? यस, उनका अरेस्ट का आधिकारिक पुष्टि किया है। उन्होंने बताया है, एक मीडिया रिपोर्ट भी अभी आया है, ढाका से एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि फरियाद के चलते उनको रिक्वेस्ट आया था किसी पुलिस स्टेशन से कि उनके खिलाफ फरियाद है तो उनको अरेस्ट करने का रिक्वेस्ट था। तो रिक्वेस्ट के बेस पे उनको अरेस्ट किया है। अभी कौन सी फरियाद है और उसकी क्या उसका धाराएं क्या क्या लगी हुई है उसके बारे में पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं। जी परमार, आप चूंकि वही हैं, आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से हिंदुओं के साथ एक तरह से बर्बरता की जा रही है जब से तख्ता पलट हुआ उसके बाद से, और यूनिस सरकार की चुप्पी, यानी कि यूनिस सरकार लगातार जो हो रहा है उस पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप या फिर कमी नहीं देखी जा रही है। और यही वजह है कि इस्कॉन के संत को इस मार्च को लीड करना पड़ा और उन्होंने ये कहा कट्टरपंथी ताकतों को कि इस तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से बाहर नहीं किया जा सकता। क्या इस पर अभी तक और कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी और कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है उसके ऊपर। जो सोशल मीडिया वगैरह में दोनों तरफ से आक्षेप प्रत्याक्षेप हो रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कोई गवर्नमेंट की ओर से नहीं हुई है। नवल, इस बात की आशंका तो थी कि संत चिन्मय कृष्णदास जी को गिरफ्तार कर सकती है बांग्लादेश की पुलिस। हाँ, आशंका तो थी क्योंकि वो काफी मुखर होके आवाज उठा रहे थे और कहीं ना कहीं किसी के थ्रू किसी ने फरियाद भी करी थी उनके खिलाफ। तो उसके बेस पे आशंका तो थी कि हो सकता है पुलिस उनको अरेस्ट करे, आशंका थी ऐसी। अब नवल, कई जगह ऐसा देखा गया है, बांग्लादेश पुलिस या कट्टरपंथियों ने जब मंदिरों पर हमले किए हैं तो वहां के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया है, उसके बाद मंदिरों पर हमले किए गए हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं आ रही थी, शायद इन्हीं तमाम घटनाओं को लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर मुखर हो रहे थे संत चिन्मय। क्या इन बातों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से वो उठा रहे थे,
इस तरह के माहौल में बांग्लादेश जैसे देश में जहां इस समय बेहद अराजकता है, वो सारे तत्व हावी हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कट्टरपंथी ताकतें हैं जो हिंदुओं पर बर्बरता कर रहे हैं, ऐसे में क्या अन्य देश इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक क्या कुछ भारत की तरफ से भी क्या इस इस्कॉन को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नवल, इस पूरे मामले पे और क्या आप जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आप वहीं रहते हैं, वहीं पर हैं, आप ढाका में हैं। ढाका में जिस तरह का लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हिंदुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से मारा काटा जा रहा है, अगर खुले शब्दों में कहें तो इसको देखते हुए वहाँ की सरकार का भी रुख जो बहुत एक तरह से नकारात्मक दिखाई देता है। अभी 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश का हालत ऐसा है कि यहाँ पे हर एक सेक्टर के लोग, ना केवल माइनॉरिटी या मेजोरिटी, कोई क्लास या रिलीजियन, कोई भी जो लाइन है, तो एक तरीके से देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ पे 5 अगस्त के बाद खराब है। उससे पहले जब जुलाई में आंदोलन चल रहा था तब भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब था, अभी भी वो हालत सुधरा नहीं है। तो उसमें पॉलिटिकल भी चल रहा है, साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वीक होने की वजह से जो फैनेटिकल एलिमेंट्स है, जो उग्रवादी तत्व जो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, वो लोग भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कंट्रोल में न होने का फायदा उठा के कुछ जगह पे बांग्लादेश के दूर दराज के हिस्सों में, इवन शहरी इलाकों में भी उसका माइनॉरिटीज के ऊपर, पर्टिकुलरली हिंदू और बुद्धिस्ट और भी जो भी माइनॉरिटीज है उनके ऊपर अटैक हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मंदिर वगैरह का तो 1-1.5 महीने में कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है मंदिर के ऊपर अटैक हुआ ऐसा, लेकिन एक चिटगांव में एक घटना बनी थी जिसमें एक पुलिस के साथ साथ काफी लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह तोड़े थे। वो दोनों साइड से उसमें मुठभेड़ हुई थी। बाद में पुलिस और बाकी लोगों ने जो लोग इन्वॉल्व थे उसके खिलाफ कार्यवाही के तौर पे कुछ लोगों को मारा है और रिपोर्ट ऐसा भी है कि उसमें 1-2 लोगों की जान भी गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि उसकी कोई हुई नहीं है। तो कुल मिला के हालात जो है बांग्लादेश के, अभी देखा जाए तो ऑटो पैदल रिक्शा और उसके सामने बैटरी रिक्शा वाले भी आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश में छात्रा भी जो है, स्टूडेंट्स भी है, एक कॉलेज के सामने दूसरा कॉलेज, मतलब लॉलेसनेस का स्थिति है। उसमें कोई भी किसी के साथ किस तरफ मोर्चा खोल दे और कौन क्या कर रहा है, पूरा सरकार के कंट्रोल में भी इतना सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे नहीं है। तो उसकी वजह से समाज के हर एक हिस्से के लोग जो है उसका शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल नवल, और पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें तो 2 महीने के बाद हिंदुओं ने मुखर होकर, हिंदू संगठनों ने अब सड़कों पर उतरकर जो बर्बरता हो रही थी उसका जवाब देना शुरू किया है, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करके और अपनी आवाज को बुलंद करके। हमारे साथ प्रश्नजीत भी जुड़ गए हैं कोलकाता से। प्रश्नजीत, बांग्लादेश में जो पिछले कुछ दिनों में एक बदलाव के तौर पर हम देख सकते हैं और जिस बदलाव को एक तरह से लीड कर रहे थे इस्कॉन के संत, आज इस्कॉन के संत को ढाका हवाई अड्डे से बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कथित देशद्रोह का आरोप लगाया है। देखिए रितु, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इनको गिरफ्तार किया गया या अगवा किया गया, इस बारे में काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि महाराज को कहाँ रखा गया है, क्या रखा गया है, इसके बारे में कोई खुलासा पुलिस की तरफ से किया नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात है, पिछले कई दिनों से जिस तरह से बांग्लादेश की हिंदुओं ने, चाहे वो रंगपुर में हो, चाहे वो चिटागांग में हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पे हो, जिस तरह से अपना मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि अगस्त से लेकर सितंबर तक या अक्टूबर तक पूरे हिंदू समाज के ऊपर या बाकी जो वहाँ पे माइनॉरिटी है इनके ऊपर जिस तरह की आक्रमण और जिस तरह से मैंने पूरी तरह से लॉलेसनेस देखने को मिला, जिसके बारे में पूरे दुनिया इस वैसे कुछ रिएक्ट नहीं किया भारत छोड़ के, तो इसके कारण पूरे जो हिंदू समाज है वो रोष में था और वो अपना इस बार पहली बार है जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसकी जवाब में जिस तरह से बांग्लादेश की पुलिस
या बांग्लादेश की जो आर्मी या बांग्लादेश की बाकी जो फोर्सेस है, इन्होंने जिस तरह की तबाही मचाने की कोशिश की है हिंदू समाज के ऊपर, वो मतलब उसके खिलाफ इस्कॉन ने जिस तरह से आवाज उठाया, ये किसी न किसी तरह इस्कॉन को और इस्कॉन की बाकी जो महाराजे हैं सबको दबाने की कोशिश में यूनुस मोहम्मद यूनुस की ये जो केयर टेकर सरकार है, इनकी तरफ से कोशिश जारी रहा। और जैसे नवल किशोर कह रहे थे, मैं उसी को बताना चाहूंगा कि पूरी बांग्लादेश में एक लॉलेसनेस है। यहाँ पे ना कोई सरकार है, ना कोई कानून है, ना कुछ भी है। किसी एक दिन एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले के ऊपर आक्रमण करता है, किसी एक कॉलेज की छात्रों ने दूसरे कॉलेज की छात्र के ऊपर आक्रमण करता है। पूरे ढाका हो, मैमनसिंह हो, रंगपुर हो, खुलना हो, अलग अलग जगहों पर, चिटागांग हो, हर जगह पे पूरे खुले रास्ते पे एक तरह की लॉलेसनेस दिखने को मिल रहा है। उसी के बीच हिंदुओं ने जिस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन की काम कर रहे थे, इससे काफी डर गए थे वहां की केयर टेकर सरकार, और आखिर तक महाराज को गिरफ्तार करके या अगवा करके हिंदू समाज को, ये पूरे दुनिया के हिंदू समाज को एक मैसेज देने की कोशिश मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर सरकार किए है कि अगर विरोध प्रदर्शन किया जाए तो इस तरह से जो सामने महाराज और बाकी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में कई सारे सिविलियन के ऊपर भी केस दर्ज कराया गया। ऋतु जी, प्रसन्नजीत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी ये साफ नहीं है कि अगवा किया है कि गिरफ्तार किया है, तो क्या हम ये माने कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार का चेहरा एक तरह से सामने आया है? असली चेहरा ये है कि हिंदुओं के खिलाफ अगर हिंदू अपने अधिकार के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए, हिंदू संगठन एकजुट होते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने जिस तरह से स्वामी चिन्मय को गिरफ्तार किया है या अगवा किया है या उनकी धरपकड़ की है, जिस तरह से वो यूनुस सरकार का एक हिंदू विरोधी चेहरा दिखाता है बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, देखिए ये इनका कोशिश जो है, जो बचा कुचा 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू अभी या बाकी जो माइनॉरिटी वहां पे बांग्लादेश में है, किस तरह से ये एकदम खुले आम जो आज की अलग अलग जिन लोगों को केयर टेकर बताया जा रहा है, 20 से 22 के आसपास केयर टेकर है, वो अपने अपने जगह पर जो भाषण देते हैं वहां पे खुली आम पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ अपना भाषण दे रहे हैं, अपना पॉलिसीज के बारे में बता रहे हैं, और ये भी बाकी जो वहां पे मौलाना बाकी लोग हैं, ये भी खुले आम चेतावनी दिए हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश में जो उनकी अपनी देश है, उनकी मातृभूमि है, वहां पे रहने नहीं देंगे। तो ये मैसेजिंग शायद पूरे दुनिया में ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। आज चिन्मय प्रभु को पकड़ने की बात या अगवा करने की बात, जिस तरह से सब जगह से एक तरह की रिएक्शंस आने लगे हैं, उसके बाद हो सके कि एक दबाव यूनुस सरकार के ऊपर हो। मैं एक बात बता दूं ऋतु, कि अभी थोड़ी देर पहले बंगाल की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बताया कि जो कोलकाता में बांग्लादेश मिशन है, डेप्यूटी हाई कमीशन, उसके सामने प्रदर्शन किया जाएगा, और अगर तुरंत चिन्मय प्रभु को और बाकी लोगों के छोड़ा ना जाए या बाकी लोगों के खिलाफ जो छोटा केसेस लगाया गया वो ना उठाया जाए, तो जो सीमावर्ती जगह है, उस सीमावर्ती जगह में भारत के सनातनी ने अपना गिरवा झंडा लेकर वहां पे प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसा कुछ सोच के बारे में शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ी देर पहले बताया। बिल्कुल प्रसन्नजीत, इस्कॉन एक ऐसा धार्मिक संगठन है जो दुनिया भर में फैला हुआ है, और जिस तरह से बांग्लादेश में इस्कॉन के संत को बांग्लादेश की पुलिस ने अगवा किया है कथित देशद्रोह का आरोप लगाते हुए, जबकि वो लगातार हिंदुओं की रक्षा के लिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे हिंदुओं के साथ, जो बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार अपने 100 दिन पूरे करने पे, इस 100 दिन के दौरान जिस तरह की बर्बरता हिंदुओं के साथ हो रही है उसके खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे, और लगातार हिंदुओं को एकजुट भी कर रहे थे और उनकी आवाज को एक बुलंदी दे रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे। उनके खिलाफ कथित देशद्रोह का आरोप लगा के जिस तरह से अगवा किया है, ये यूनुस सरकार को भारी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH
जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से सदन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। पीएम ने कहा, यह सत्र देशवासियों के लिए विशेष है। संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में कहा कि शीतकालीन सत्र बेहद उत्पादक होगा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद के समय का उपयोग और सांसदों का व्यवहार ऐसा हो जिससे वैश्विक स्तर पर भारत को मिला सम्मान और मजबूत हो। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने 80-90 बार नकार दिया है, वो मुट्ठी भर लोग ना तो संसद में चर्चा होने देते हैं और ना ही लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोग संसद को कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधियों को रोकने से ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। देश की जनता उनके सारे व्यवहार को देखती है और जब समय आता है तो उनको सजा भी देती है। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की शर्त है कि जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए और उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। पीएम मोदी ने कहा कि जनता द्वारा खारिज किए गए कुछ लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण उन सांसदों के अधिकारों को दबोच लिया जाता है जो अपने क्षेत्र और लोगों की आवाज संसद में उठाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं
और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र और संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास और संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पुनः शुरू होने के 1 मिनट के अंदर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और प्रश्नकाल समेत कोई विधायी कामकाज नहीं हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्ष द्वारा अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध करने के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दिवंगत सांसद वीवी चव्हाण और एसके नूरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि देने के बाद 12 बजे तक स्थगित की गई। लेकिन जैसे ही सदन फिर से शुरू हुआ, विपक्ष द्वारा यूपी के घटनाक्रम और एक उद्योगपति को लेकर किए गए हंगामे के चलते सदन दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद में विपक्ष के हंगामे पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। इतनी बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र में, देश के उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश में। अरे शांति चलने देते, संसद को चर्चा करने को हम लोग सब लोग तैयार हैं। अब ये हंगामा करना तो ठीक नहीं है। विपक्ष को सोचना चाहिए, अपनी बात रखें, खुलकर रखें, प्रभावी रूप से रखें, ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन हर बार सदन को नहीं चलने देना ये ठीक नहीं है। वहीं राज्यसभा में भी पूर्व दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी ग्रुप का मुद्दा उठाया और नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस जारी करके संयुक्त संसदीय समिति बनाने का आग्रह किया। सभापति ने नेता विपक्ष के आग्रह को खारिज करते हुए कहा कि सदन में मुद्दों को उठाने के लिए तय नियमों का पालन करना चाहिए, जिस पर विपक्ष हंगामा करने लगा और सदन दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर। देखिए you are questioning ruling of the chair. If you suspend today's business, we can explain because the Adani nothing is on record and nothing is going on record. सदन में चर्चा वो कर सकता है जिसके पास तथ्य हो, जिसके पास सही जानकारी देने की हो। जो बाहर में झूठ परोसता है वो सदन में तो नहीं परोस सकता, इसलिए वो सदन के चर्चा से भागना चाहते हैं। देश इस इंडी अलायंस के, इस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जितने इनके अलायंस हैं, उन सभी लोगों के नीति और नीयत दोनों को देख रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष के गतिरोध के चलते कामकाज नहीं हो पाया और अब दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार को होगी, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के लिए सरकार ने विशेष बैठक बुलाई है। नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर केंद्र सरकार ने साल भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की घोषणा कर दी है। 26 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले समारोह को हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान की टैगलाइन दी गई है। मंगलवार को संविधान दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। हमारे देश के संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये मौका न सिर्फ हमारे लोकतंत्र के परिपक्व होने की निशानी है, बल्कि दुनिया के समक्ष भारत की अखंडता और भविष्य की आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। इसी दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति के लिए केंद्र सरकार ने हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान के नारे के साथ साल भर चलने वाले समारोहों की श्रृंखला की घोषणा की है। 26 नवंबर 2024 को संसद के सेंट्रल हॉल में देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के संविधान के निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
ग्लिम्सेस और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। यही नहीं, संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के नेतृत्व में संसद के केंद्रीय हॉल में संविधान की प्रस्तावना का औपचारिक पाठ भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने जहां पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया, वहीं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर ये संविधान इस रूप में नहीं मिलता तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं बनता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत का संविधान हम सबका स्वाभिमान है। बाबा साहब बी.आर. और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको राष्ट्रीय मीडिया सेंटर। साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आज कैबिनेट में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपके सामने रखूंगा। मुझे पता है कि आप सबको भी स्पीकर साहब के यहाँ जाना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से ठीक टाइम पे। आप सब जानते हो कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध है। आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है। अगर आप देखो जून के चुनावों के बाद में, मई जून के चुनावों के बाद में मोदी जी की तीसरी टर्म में आने के बाद में किसानों के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। ये आपके सामने एक लिस्ट है जो पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये 10 प्रोजेक्ट तो इस पेज पे है, अगले पेज पे और 9 प्रोजेक्ट है। टोटल 2-2.5 लाख से ज़्यादा के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और आज उसी कड़ी में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग करीब 2481 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 2019-20 में। अच्छा इसका रिजल्ट आया, कई लोगों ने इसको बहुत उत्साह के साथ अपनाया। उसके बाद में 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया। उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नेचर के आधारित, प्रकृति के आधारित खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती दोनों इंटीग्रेट हो जाएं, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लाभ दे और पहले का दूसरे के
मतलब खेती का प्रोडक्ट किसान जानवरों के लिए लाभदायक दे और जानवरों के जो भी काउडंग है वगैरह उन सब का उत्पादन किसान खेती में उसका उपयोग हो। बहुत फोकस दिया जाएगा नॉलेज क्रिएशन पे और रिसर्च पे, और फोकस किया जाएगा जो फार्मर्स अपने अनुभव लेके आते हैं उन अनुभवों के आधार पे क्या साइंटिफिक नए लॉजिक तैयार किए जा सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के अनुसार कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट देश में और विदेश में दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होने वाली है। तो वहाँ पे कॉमन स्टैंडर्ड साइंटिफिक तरीके से चेक की हुई लेबोरेटरीज वो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और एक सिंगल नेशनल ब्रांड की बनाई जाएगी इस मिशन में, जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट के लिए उपयोग में की जाएगी। इस प्रोग्राम को मिशन बहुत बड़ा मिशन है, ये एक ह्यूमंगस टास्क है। इसको करने के लिए बहुत प्लानिंग की गई है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे बहुत ध्यान दिया गया है। कैबिनेट में जब माननीय शिवराज जी ने इसके बारे में बताया था, बहुत डिटेल में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उन्होंने बताया, तो वो सारा आपके सामने रखा गया है। किस तरह से पंचायत, कृषि विकास केंद्र, फिर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इन सब को उपयोग में लिया जाएगा। कृषि सखियों का इसमें ट्रेनिंग की जाएगी और जो ट्रेंड फार्मर्स हैं उनको इसमें आगे और दूसरों को ट्रेनिंग देने के उपयोग में लाया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा। फिर बायो इनपुट्स के जो रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, उसमें क्या मिलेगा, किस तरह से उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। कई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाएं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स चालू करना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज है उस नॉलेज बेस को पूरा एक जगह समाहित करके सबके उपयोग में आए वैसा करना। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। और जैसा आपने देखा, टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर हो, सब जगह आज यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री और सरकार के कार्यक्रमों के साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ा जा रहा है। इस मिशन में भी कई यूनिवर्सिटीज़ जुड़ी हैं, जो 7-8 नाम आपके सामने यहाँ पे रखें, जो देश के कोने कोने से हैं। साथियों, एग्रीकल्चर के बाद में नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आज लिया गया है वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हम सब जानते हैं कि रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस। हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस महंगे होते हैं और हम सब जानते हैं कॉलेज में जब पढ़ते थे एक अच्छा जर्नल पढ़ना हो कितना एक्सेस कितनी कम रहती थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों ना हम सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड दिस हैज लेड टू द 6,000 करोड़ प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इनिशियली इसको लिया जाएगा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फेज़ 1 में, उसके बाद में दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और फिर देश भर में इसका प्रभाव आएगा। कई जो ग्लोबल पब्लिशर्स हैं वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गए हैं। ये सारे के सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया उसका रिजल्ट आप देखिए। अगर किसी भी पैरामीटर पे देखें कितने यूजर्स बढ़े पायलट प्रोजेक्ट के बाद में, कितने बेनिफिशियरी बढ़े, कितने जर्नल के टाइटल्स आए, और किसी भी पैरामीटर पे देखो तो कहीं डबल हो रहा है, कहीं पे 1.5 गुना हो रहा है, कहीं पे 50% बढ़ रहा है, कहीं 60% बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही इसका अच्छा अनुभव आया पायलट इम्प्लीमेंटेशन में। इसीलिए आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विस्तृत रूप से इस प्रोग्राम को आज अप्रूव किया। मैं इसके आगे आता हूं। अटल इनोवेशन मिशन। भारत में हमारे नौजवान स्टूडेंट्स किस तरह से एक इनोवेशन की तरफ बढ़े, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए,
इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन चालू किया गया था। इसमें शुरू के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स खुली हैं देश के 730 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, कभी आप भी जब भी मौका मिले ज़रूर देख के आएँ, अटल टिंकरिंग लैब में जाएं। इंक्यूबेशन सेंटर्स बने और दुनिया भर में जो स्टार्टअप से जुड़ी दुनिया है उसके साथ ये अटल टिंकरिंग मिशन जुड़ा। आज उसका बहुत विस्तृत रूप से अटल इनोवेशन मिशन 2.0 अप्रूव हुआ है 2,750 करोड़ रुपए में। और जो तीनों पैरामीटर पे कोई प्रोग्राम को देखा जाता है कि उसमें इनपुट किस तरह से बढ़ेगा, थ्रूपुट कैसे बढ़ेगा और आउटपुट कैसे आएगा। इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, इन तीनों पे ध्यान देके इनपुट में जो अनुभव आया अटल इनोवेशन मिशन 1.0 में कि जो हिंदी भाषी या वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में हमारे छात्र हैं उनको दिक्कत आती है इंक्यूबेशन रिसर्च की दुनिया से कैसे जुड़े, तो ये प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करने का इसमें निर्णय लिया गया है। करीब 30 ऐसे इनोवेशन सेंटर्स बनेंगे जो कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में होंगे। अपनी मातृभाषा में किसी छात्र के पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को कैसे डेवलप करे तो वो उसमें भाषा एक बैरियर ना बने, और इसके लिए डिजिटल टूल्स उपयोग में लाएंगे। उसके लिए लिपि करके एक प्रोग्राम है, फिर ट्रांसलेशन के लिए भाषिनी है, इन सब का उपयोग भी उसमें किया जाएगा। और सेकंड, जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, नॉर्थ ईस्ट है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब में 2,500 नए लैब्स और खोले जाएंगे। इससे और ज़्यादा छात्र इससे जुड़ सकेंगे। दूसरा, थ्रूपुट बढ़ाने के लिए यानी किस तरह से एक अच्छी क्वालिटी की एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को एक अच्छी फैसिलिटी मिले, उसके लिए फोकस किया ह्यूमन कैपिटल पे, डीप टेक रिएक्टर पे। डीप टेक रिएक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई एक अच्छा आइडिया अगर डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, उससे इमीडिएटली प्रोडक्ट नहीं बनता है, उस आइडिया को काफ़ी लंबे टाइम तक सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो डीप टेक रिएक्टर में किया जाएगा। फिर ओलंपियाड किया जाएगा जिससे कि बच्चों को एक चांस मिले अपने प्रतिभा को दिखाने का, और एक G20 की तर्ज पे स्टार्टअप 20 दुनिया के देशों के साथ भारत के बच्चों की प्रतिभा को सामने रखने के लिए। आउटपुट में बहुत फोकस किया जाएगा इंडस्ट्रियल एक्सीलरेटर्स, यानी इंडस्ट्री के साथ बच्चे जुड़ सके, वो ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट आए वो प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट एक एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चों की ज़िंदगी में आ सके। और दूसरा, आपने जानते होंगे आप, डिफेंस हो, रेलवे हो, कई सेक्टर्स में पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्टार्टअप से कैसे करें, उसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बायरेक है, आईडेक्स है, तो इन सब में और अच्छा उसको और आगे बढ़ाने के लिए हर एक सेक्टर में स्टार्टअप से प्रोक्योर करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। तो इससे जो छात्र अपने आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। मैं चौथे विषय पे आऊँगा। पैन कार्ड हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा, पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है, और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की ज़रूरत है।
इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर, किसी भी छात्र, किसी भी यूजर को, तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। मैं साथियों आऊंगा 5वें विषय पे। ग्रीन एनर्जी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा टारगेट लिया है 500 गीगावाट का। तो आपने देखा किस तरह से सोलर में रिकॉर्ड की संख्या में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, किस तरह से विंड में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं। ऑफशोर विंड का भी हाल ही में 3 महीने पहले अप्रूव हुआ पहला प्रोजेक्ट। आज 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और यारजेप रिवर है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। 240 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1 बिलियन यूनिट साल का जनरेट करेगा ये। 90% रेनफॉल जितनी चाहिए उतनी अगर बारिश में होती है तो। एग्जीक्यूशन इसका नीपको करेगा और अरुणाचल प्रदेश को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 12% पावर फ्री मिलेगा, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट्स रहेंगे और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश की इक्विटी है उस इक्विटी पे रिटर्न भी आएगा। इस प्रोजेक्ट में 1939 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल के लिए भी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और भारत की जो ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है तातो 1। ये 186 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हियो प्रोजेक्ट आपने देखा, हियो के प्रोजेक्ट से जो पानी आएगा, टेलिंग जिसको कहते हैं टेल वाटर, उस टेल वाटर से तातो में बिजली जनरेट होगी। यानी सेम वाटर फ्लो को 2 बार उसका उपयोग इसमें होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बहुत ही अच्छा हाइड्रो बेसिकली इकोलॉजिकली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इसमें और बहुत हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, विशेषकर एनवायरमेंटल कंसर्न्स का बहुत विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। 1750 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा और ये भी निपको करेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट करीब करीब फाइनेंशियल क्लोजर के बाद में 5 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। 4 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 नहीं 4 साल से थोड़ा ज़्यादा। तीसरा मैं साथियों आता हूँ, रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। आप सब जानते हैं, एक भारत के नक्शे पे अगर देखें, इसको उसमें करना, मोड में, स्लाइड शो में करना, करता हूँ, यहीं से कर देता हूँ। टेक्निकल होने का कुछ तो फायदा उठाए। तो ये जो हमारी पूर्वांचल से यानी वाराणसी, प्रयागराज, फिर नीचे आते सतना, रेवा होते हुए कटनी, जबलपुर, फिर खंडवा, जलगांव, भुसावल और नीचे मनमाड और मुंबई, ये जो एक्सिस है, ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है रेलवे का। कंप्लीट ईस्टर्न यूपी, बिहार और अवध का कुछ हिस्सा, इन सब को वेस्टर्न पोर्ट जितने भी है हमारे यहाँ पे, एक के बाद एक पोर्ट है और अब तो बहुत बड़ा वाडवन पोर्ट आ रहा है। और महाराष्ट्र की जनता ने भी जो डबल सेंचुरी की है, तो यहाँ पे इस पूरे कॉमर्शियल सेंटर को जोड़ता हुआ ये बड़ा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में 3 जगह कैपेसिटी की एक्स्ट्रा जरूरत थी, इसीलिए ये 3 प्रोजेक्ट आज एक साथ अप्रूव हुए हैं। तो मैं तीनों प्रोजेक्ट पे एक एक करके आऊंगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट है मनमाड से जलगांव 4th लाइन। ये है 160 किलोमीटर्स की, ये इधर से मुंबई है, JNPT, डोलवी, रोहा, वाडवन, मुंबई, ये सारे के सारे इधर से आते हैं। यहाँ से मनमाड
और मनमाड से ऊपर फिर भुसावल, जलगांव होते हुए भुसावल। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। इसमें 4th लाइन आज अप्रूव हुई है। 160 किलोमीटर का ये रूट है। 2773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 8 करोड़ लीटर डीजल साल का बचेगा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से। अगर ये इतना ही कार्गो रोड्स पे जाता तो 8 करोड़ लीटर साल का डीजल एक्स्ट्रा जलता। बहुत ही हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, क्योंकि भुसावल वो पॉइंट है जहां से मुंबई से कोलकाता वाला रूट भी आता है। तो यानी मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डिकंजेस्ट हो जाएंगे और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, कंटेनर्स जल्दी तेजी से मूव होंगे। तो ओवरऑल और बहुत ये बड़ा किसानों का बड़ा गढ़ है। नासिक से प्याज का भी आपने देखा होगा, शेतकारी समृद्धि ट्रेन के नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था 3 महीने पहले। बहुत ही हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि किसानों ने वहाँ पे कहा कि भाई हम पूरी गाड़ी एक साथ बुक नहीं कर सकते, पूरी गाड़ी बुक करना हमारे लिए संभव नहीं है। कोई 1 क्विंटल सामान रखना चाहता है, कोई 2 क्विंटल प्याज देना चाहता है, कोई 10 क्विंटल का कोई बुकिंग करना चाहता है। तो उसमें किसानों के लिए एकदम फ्लेक्सिबल मेथड बनाया गया। 20 कोच की गाड़ी में 10 कोच रखे गए सब्जी और फलों के लिए और 10 कोच जनरल कोच के बनाए गए। तो 20 कोच की गाड़ी बनी। तो यहाँ से किसानों ने और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि ऐसी फ्लेक्सिबल व्यवस्था बनाएं। तो उनके आइडिया के बेसिस पे तो यहाँ से अपने इस पूरे जो उत्तर महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसको ऊपर अपने प्रोडक्ट को ले जाने का एक रास्ता भी बहुत बड़ा मिलेगा यहाँ से। दूसरा प्रोजेक्ट है भुसावल से खंडवा आगे, 3rd और 4th लाइन दोनों। ये यहाँ से अब तक हमने देखा था जलगांव भुसावल तक, और भुसावल से आगे ये बुरहानपुर की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग से निकल के आगे खंडवा तक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये मध्य प्रदेश का, और जो खंडेश कहते हैं हम जिसे, उसको पूरे को जोड़ता हुआ उसकी पूरे की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक और ध्यान रखने की बात है, सब जगह बड़े शहरों को डीकंजेस्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे जैसे भुसावल है, ये रेल ओवर, रेल का जो फ्लाईओवर है ये बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये रेलवे का फ्लाईओवर बनेगा, यानी रेलवे ट्रैक के ऊपर से रेलवे का एक फ्लाईओवर आएगा। तो इस तरह का होने से आपका भुसावल का ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट पूरा डीकंजेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी थिंकिंग इसके पीछे गई है, प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सोच समझ के किया गया और बड़ी अच्छी रिसर्च गई है। पीएम गति शक्ति पोर्टल का पूरा उपयोग किया गया है जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। फिर इसी प्रोजेक्ट में आगे जाते हैं तो हम अपने हम आए यहाँ से नीचे भुसावल से सतना, सतना से आगे मानिकपुर, मानिकपुर से प्रयागराज वाला जो सेक्शन है ये बघेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसको ऊपर पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये लाइन 3rd लाइन बनेगी 84 किलोमीटर्स की। तो ऐसा करने से कंप्लीट पूर्वांचल से मुंबई की जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत कैपेसिटी बढ़ेगी। और मुंबई ने तो जो आशीर्वाद दिया है, सभी चाहते हैं कि खूब गाड़ियां नहीं चले, तो ये सब प्रोजेक्ट होने से आमची मुंबई को और भी कई गाड़ियां मिल सकेगी। मैं साथियों, आपके ये तीनों प्रोजेक्ट को एक नक्शे पे रखा गया है। आप देखें तो यहाँ से पूरी ये जो कॉरिडोर है मुंबई से लेके प्रयागराज तक का, इसमें 1st, 2nd और 3rd प्रोजेक्ट आपके सामने है। तीनों प्रोजेक्ट एक साथ करीब करीब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये टोटल, और बहुत रोजगार सृष्टि होगी इससे, साथ ही साथ बहुत पोल्यूशन बचेगा। और दूसरी बात कि हमारे उस क्षेत्र में जो खासकर किसानों को बहुत एक अच्छी सुविधा मिलेगी, छोटी इंडस्ट्रीज को भी उनके कंटेनर ठीक टाइम पे पहुंच सके पोर्ट्स तक, वो भी सुविधा मिलेगी इससे। धन्यवाद साथियों, अब प्रश्न लेंगे। यस, 121 तरुण। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, आपने पेन 2.0 को जो आज मंजूरी दी है, उसमें सर मेरा एक सवाल है कि जो पहले यूनिक टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर था और जो अभी आपने कॉमन बिजनेस आइडेंटिफिकेशन जो आप अप्रूव कर रहे हैं, सर इसमें फ़र्क क्या होगा, क्या नई चीज़ें इसमें ऐड होंगी? एक सर जो आपने प्रेजेंटेशन में नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या
आज जो 2022 से पहले के जो स्पेक्ट्रम पे बैंक गारंटी की जो में रियायत देने की बात थी, क्या वो भी कैबिनेट में आज उस पर कोई चर्चा हुई है? आपके सामने सारे विषय रख लिए हैं। पैन 2.0 में बेसिकली कंप्लीट आईटी बैकबोन को अपग्रेड किया जाएगा प्रॉपरली। और दूसरी बात, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, बहुत बड़ी डिमांड थी बिजनेस की तरफ से, कमर्शियल वर्ल्ड की तरफ से, कि 3-4 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स होने के बजाय क्या एक कॉमन आइडेंटिफायर हो सकता है। तो जो पैन, टैन, टिन, इन सब का इंटीग्रेशन होके एक प्रॉपर इसमें सिस्टम बनेगा। करीब करीब ये समझो कंप्लीट रीवैम्प हो जाएगा पैन के पूरे इश्यूएंस सिस्टम का, वेरिफिकेशन का, और पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे कि पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम, पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम, इसको एक मैंडेटरी किया जाएगा। पैन को कई लोग यूज करते हैं, पैन हमारा बैंक में भी दिया होता है, इंश्योरेंस में भी दिया होता है, कई जगह पैन कार्ड दिया हुआ, पैन की डिटेल्स दी हुई होती है। तो जो यूजर, जिन लोगों ने हमसे पैन का डिटेल लिया, वो लोग पैन के डेटा को सेफली रखें, ये मैंडेटरी किया जाएगा डेटा वॉल्ट सिस्टम के जरिए से। नेक्स्ट। यस 80। सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। सर मेरा सवाल एक तो रेलवे के प्रोजेक्ट को लेकर के है कि ये जो आपने खंडवा से और लेकर मनमाड तक यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा दी है, लेकिन वो मानिकपुर से जो खंडवा के बीच का सेक्शन है सर, वो भी अगर उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी तो ये भी हावड़ा का एक अल्टरनेट रूट होता है, मुंबई हावड़ा का। तो इसके बारे में भी कोई वो है, विचार है इसको आगे करने का, बढ़ाने का? आप कह रहे हो 0.2 और 0.3 के बीच में, मानिकपुर से खंडवा 0.2 और 0.3 के बीच का जो हिस्सा है। समझ गया मैं आपकी बात। दूसरा सर, पैन को लेकर के है, क्या लोगों को दोबारा से अपना पैन कार्ड फिर से बनवाना पड़ेगा या वही नंबर चलता रहेगा या दोबारा दूसरा कार्ड इशू होगा, क्या होगा? पैन कार्ड आपका चलता रहेगा, नंबर चेंज होने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी नया होगा या जो भी अपग्रेडेशन होगा वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो अपग्रेडेशन होके नया कार्ड आपके पास क्यूआर कोड के साथ आएगा वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें क्यूआर कोड का उपयोग होगा। ये आपकी बात ठीक है। हावड़ा के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो भुसावल से ही है। और ये वाली जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन है यहाँ पर, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, ये कुछ ही टाइम पहले अप्रूव ऑलरेडी हो चुके हैं। इस पूरे कॉर्ड को 4 लाइन बनाया जा रहा है, तो स्टेज बाय स्टेज जितनी लैंड अवेलेबल है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को आगे लिया जा रहा है। पर ये बात ठीक है कि पूरी की पूरी कॉर्ड को, पूरे कॉरिडोर का जो क्वाड्रुपलिंग है वो किया जा रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? आज हाँ, आपको लगता है कि संतुष्ट है? जाके जलेबी खानी चाहिए। हाँ 60। सर सबसे पहला सवाल पैन अपना परिचय दे दें। सॉरी, मेरा नाम मानस है, मैं मिंट अखबार से हूँ। सबसे पहला सवाल पैन 2.0 के बारे में। पैन 2.0 प्लान में इवन दो द कार्ड्स आर सपोज टू बी और एनी सर्विस प्रोवाइडेड इज सपोज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली इस पे प्लान बनाने में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में कितना खर्चा किया है? एंड सेकेंडली, इन द अटल इनोवेशन मिशन 2.0, सॉरी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में है दूसरा सवाल। इन्फ्लिबनेट के माध्यम से जर्नल्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि अभी जिस स्टेटस पे जो जर्नल्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी इन्फ्लिबनेट के जरिए से ही मिलते हैं। सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस इन विच दे विल बी अवेलेबल? देखो, पोर्टल में आप 2 जर्नल मिलते हैं आपको या 50 जर्नल मिलते हैं, वो फर्क है, ठीक है ना। अगर हर एक कॉलेज अपना अपना अलग अलग खरीदे तो नेचुरली सभी को सभी जर्नल्स नहीं मिल पाएंगे। तो डिफरेंस इज व्हेन दिस एंटायर थिंग इज गेटिंग पूल्ड इनटू वन प्रोग्राम, देन एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज विल बी, any college will be able to get all these journals, and these are only 30 publishers, which are, these are the biggest publishers. They constitute about 85% of the total publications. तो ये सारे के सारे already on board है। So
everybody will get access to a very large library of journals. PAN के प्रोग्राम का it's a longish program. इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के उसके कॉस्ट एस्टिमेट जब आएंगे तब आपको बता देंगे। 17 नंबर। सर प्रकाश पेदाशी फ्रॉम ईटी नाउ। नेचुरल फार्मिंग को लेकर जो अनाउंसमेंट है उसमें कुछ प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें गोवर्धन योजना भी है, हालांकि इंटायरली इस तरह का स्कीम नहीं है, तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट स्कीम होगा और इट हैज़ समथिंग लिंक्ड विद प्रीवियस स्कीम्स? बहुत सारी चीज़ें जो पहले सीखा गया, जो एक्सपेरिमेंट अनुभव आया 2019-20 में जो आपके सामने रखा है, नेचुरल फार्मिंग का पहला एक्सपेरिमेंट किया गया 1920 में। फिर उसका जो बायो रिसोर्स सेंटर के लिए अलग अलग कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कई मेथड निकाले गए, जिसमें आपने गोवर्धन का नाम लिया, गोवर्धन भी उसी का पार्ट है। अब इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के बाद में जो एक्सपेरिमेंट, जो अब तक का अनुभव आया, उसके आधार पे इस बड़े मिशन को हाथ में लिया है। स्टेट तो हमेशा, एग्रीकल्चर तो स्टेट प्राइमरी रोल है स्टेट्स का। 79. Yeah, sir, this is Sanjeev Chopra from PTI. I would just like to know, how would the PAN 2.0 scheme affect the common man? You said it is aimed at ease of living and all that. So can you explain? सबसे बड़ा आएगा उसमें कॉमन मैन के लिए कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको बहुत फोकस करके आगे ले जाया जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली उसमें बनाया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। सेकंड, जो आपका डेटा है, पर्सनल डेटा, उसके प्रोटेक्शन के लिए पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम बनाया जाएगा। सेकंड और थर्ड, एक यूनिफाइड पोर्टल होने से अलग अलग पोर्टल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I think Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 बड़े फैसलों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। किसानों के लिए खेती किसानी को और फायदेमंद और सरल बनाने की दिशा में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022-23 में 5 किलोमीटर में पायलट प्रोजेक्ट नदी के किनारे के तहत काम किया गया था और उन तमाम चीज़ों की एक तरह से सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे शामिल किया गया है। इसी के साथ युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे मंजूरी दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के अच्छे नतीजे देखे गए थे। सभी विश्वविद्यालयों को कॉमन किया जाएगा। 600 करोड़ 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन पर खर्च किए जाएंगे। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पैन 2.0 को भी मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा लोगों की जो शिकायतें हैं उन्हें दूर करने के लिए और एक बड़ा प्लेटफॉर्म पैन के लिए बनाने के लिए, जिसमें लोगों की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जा सके। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का हियो हाइड्रो प्रोजेक्ट है और 186 मेगावाट का टाटो 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसे मंजूरी दी गई। इसी के साथ रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जो कि पूर्वांचल से मुंबई की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा। इसमें तकरीबन 8,000 करोड़ की लागत से ये तीनों कॉरिडोर तैयार होंगे। न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।